हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, सम टैग्स इंक्लोज द टेक्स्ट दोज आर। ऐसे टैग्स जो अपने अंदर कुछ टेक्स्ट को रखते हैं, ऐसे टैग्स को क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग्स, पेयर टैग्स, कंटेनर टैग्स या बोथ बी एंड सी। तो ऐसे टैग्स जिनके अंदर कंटेंट होता है, जैसे ये टैग मैंने ओपन किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट या कोई कंटेंट लिख सकते हैं, फिर मैंने टैग को क्या किया, बंद कर दिया। तो इन टैग्स के अंदर क्या है? कंटेंट है या टेक्स्ट है। तो ऐसे टैग को हम कहते हैं पेयर टैग्स और कंटेनर टैग्स। तो इसका सही जवाब होगा डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML द्वारा कितने हेडिंग टैग्स को सपोर्ट किया जाता है, यानी कितने प्रकार के हेडिंग टैग्स HTML में है? तो HTML में टोटल 6 प्रकार के हेडिंग टैग्स हैं जो H1 से लेकर H6 तक यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, टोटल 6 हेडिंग टैग्स हैं HTML में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइटल टैग किस टैग के अंदर होता है? तो जब आप सबसे पहले वेब पेज को HTML टैग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग होता है। ठीक है, तो टाइटल टैग किस टैग के अंदर होता है? हेड टैग के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पी टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है, वो कौन सा दूसरा टैग है जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है? तो बी टैग के अलावा स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेयर टैग। इनमें से कौन सा एक पेयर टैग यानी जोड़े में लिखे जाने वाला टैग नहीं है? तो बी को आप ओपन करते हैं, क्लोज भी करते हैं। SUP को भी आप ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। IMG टैग को ओपन और क्लोज अलग अलग नहीं करते हैं, हम उसी में उसको क्लोज कर देते हैं। और EM टैग को भी हम ओपन और क्लोज अलग अलग करते हैं। तो ऐसा टैग जिसका जोड़ा नहीं होता है वो होता है इमेज टैग, IMG। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट्स में जो टैग्स होते हैं वो अपर केस में लिखे जाने चाहिए, लोअर केस में लिखे जाने चाहिए, प्रॉपर केस में लिखे जाने चाहिए, या अपर केस और लोअर केस में आप दोनों में लिख सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आप दोनों में टैग्स को लिख सकते हैं। आप स्मॉल में पैराग्राफ टैग के लिए P लिखना चाहते हैं या कैपिटल में लिखना चाहते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। सबसे बड़े हेडिंग के लिए HTML टैग को आपको चुनना है। तो H1 से लेकर H6 तक टोटल 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। H1 जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, यानी सबसे बड़े हेडिंग के लिए होता है। और H6 जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए होता है, यानी सबसे छोटे साइज के हेडिंग के लिए होता है। तो लार्जेस्ट पूछा है तो H1 पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूसेज ऑफ ALT एट्रीब्यूट इन IMG टैग। IMG टैग में ALT एट्रीब्यूट का काम क्या है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इमेज, इमेज का एक अन्य सोर्स देना, इमेज का कैप्शन के लिए, या इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो ALT टैग का काम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उसके स्थान पे। तो जब भी आपका फोटो ब्राउज़र पे नहीं दिखाई देता है किसी कारणवश, या तो डिलीट हो गया या तो एक जगह से हटा दिया गया है, तो उस फोटो के जगह पर ब्राउज़र क्या करता है, एक टेक्स्ट दिखाता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए ही हम ALT एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है HTML पेज को पढ़ने के लिए और रेंडर करने के लिए, यानी दिखाने के लिए? तो आप वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं HTML पेज को पढ़ने और उसको दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, DNS क्या ट्रांसलेट करता है? DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम्स, और ये डोमेन नेम को IP में, IP को डोमेन में, या दोनों ऑप्शन सही है, या डोमेन नेम को फिजिकल एड्रेस में बदलता है। तो DNS जो होता है वो डोमेन नेम को IP में और IP को डोमेन में, इन दोनों में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार जब ईमेल सेंड कर दिया जाता है तो जो मैसेज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, जिसको क्या कहते हैं?
इंटरनेट पर जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट कर ही ट्रांसफ़र होता है और इन्हीं टुकड़ों को हम पैकेट्स कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पैकेट्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एट्रीब्यूट हर सेल के भीतर अंदर खाली जगह जोड़ता है? अगर कोई टेबल का सेल आप बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको अगर स्पेस बढ़ाना है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? तो इसके लिए होता है सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग सेल के अंदर खाली जगह बनाने के लिए होता है और सेल स्पेसिंग सेल के बीच में यानी दो सेल के बीच में। तो सेल के अंदर जगह बनाना है तो सेल पैडिंग यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है, सही एलिमेंट क्या है HTML का बड़े हेडिंग के लिए? तो सबसे बड़े हेडिंग के लिए H1 आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, सेल पैडिंग प्रॉपर्टी में किस प्रकार की वैल्यूज़ को आप लिख सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, दोनों लिख सकते हैं या कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सेल पैडिंग वैल्यू सेल के अंदर खाली जगह बनाने के लिए होता है और इस जगह के लिए आप पॉजिटिव वैल्यू ही दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ही दे सकते हैं, इसका सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है, टैग जो कि HTML डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बनाने के लिए खाली जगह बनाने के लिए होता है। डिव टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग या इसमें से सभी? देखिए, इनमें से तीनों टैग का उपयोग HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जगह बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, मार्की टैग का एक एट्रीब्यूट आपको ढूंढना है। मार्की टैग का उपयोग हम जब हमको फ्लोटिंग टेक्स्ट बनाना होता है। फ्लोटिंग टेक्स्ट का मतलब आपने देखा होगा कई सारे वेब पेज पर ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो लेफ्ट राइट ऐसे स्क्रॉल होते रहते हैं, उन्हीं को हम फ्लोटिंग टेक्स्ट कहते हैं। इसको बनाने के लिए मार्की टैग लगाते हैं और उसमें कितनी बार स्क्रॉल करना है उसके लिए लूप लगाते हैं, कितना उसका हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा इसके लिए एच स्पेस लगाते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए डायरेक्शन एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो इनमें से तीनों क्या है, मार्की टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, ओपन्स ए लिंक इन ए न्यू ब्राउजर विंडो। लिंक को एक नए ब्राउजर विंडो पर ओपन करता है। लिंक कहाँ ओपन होगा ये बताने के लिए टारगेट एट्रीब्यूट होता है और अगर आपको नए विंडो पर ओपन करना है तो इसके लिए अंडर स्कोर ब्लैंक वैल्यू होता है। तो जहाँ भी आपको ये वैल्यू दिख रहा है टारगेट के साथ उस वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। इस कोड से क्या होगा, जो भी लिंक आप ओपन करना चाह रहे हैं वो हमेशा नए विंडो पर ओपन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, XHTML का फुल फॉर्म क्या है? XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन जो HTML फाइल्स को बनाने, एडिट करने या अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सही विकल्प है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, IDE का पूरा नाम क्या है? IDE एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग हम किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये पहला वाला विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस टैग से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट शुरू होता है? डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बनाने के लिए आपको DL टैग का यूज़ करना होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम क्या है? ISP एक ऐसी कंपनी होती है जो इंटरनेट सर्विसेज देती है। तो इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, TCP कनेक्शन 3 फेज में काम करता है। पहला है कनेक्शन बनाना, दूसरा क्या है और तीसरा है कनेक्शन को तोड़ना। जब भी TCP प्रोटोकॉल के ज़रिए कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो सबसे पहले कनेक्शन को बनाया जाता है, फिर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसके बाद में डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो बीच वाला जो प्रोसेस है या स्टेप है वो होता है डाटा ट्रांसफ़र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, www किस मॉडल पर आधारित है? वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है जिसमें एक डिवाइस आपका क्लाइंट होता है और दूसरा डिवाइस आपका सर्वर होता है। क्लाइंट जानकारी के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर
जानकारी देने के लिए रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरह आपका वर्ल्ड वाइड वेब काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टैग किसी पैराग्राफ की शुरुआत को दर्शाता है? तो पैराग्राफ बनाने के लिए आपको पी टैग लगाना होता है, और जब आप पी टैग को ओपन करेंगे वो एक पैराग्राफ की शुरुआत को दर्शाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कंटेनर है? कंटेनर टैग्स ऐसे टैग्स को कहते हैं जिनके अंदर कंटेंट होता है और उनको ओपन और क्लोज हम अलग अलग करते हैं। तो सेलेक्ट टैग एक कंटेनर है, फ्रेम टैग कंटेनर नहीं है, इनपुट टैग भी कंटेनर नहीं है, और IMG टैग भी कंटेनर टैग नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेलेक्ट टैग। अगला क्वेश्चन है, DT टैग। DT टैग डिज़ाइन है एक सिंगल लाइन के कंटेंट को लिखने के लिए, जबकि DD टैग जो होता है वो पूरे पैराग्राफ को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बना रहे होते हैं तो DD टैग के अंदर आप सिर्फ एक लाइन का कंटेंट लिखते हैं, लेकिन DD के अंदर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फुल पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है? एक तरीका जिससे नंबर्स को कैरेक्टर में दर्शाते हैं, एक तरीका जिससे कैरेक्टर्स को नंबर में दर्शाते हैं, दोनों या इसमें से कुछ नहीं। तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी इनकोडिंग को या चार्ट को हम कैरेक्टर इनकोडिंग कहते हैं। तो कैरेक्टर्स को नंबर में दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही तरीका है HTML में मेल भेजने के लिए? HTML में जब आपको मेल भेजना होता है तो आप एंकर लिंक लगा सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ को थोड़ा स्पेशल लिखना पड़ता है। तो इसमें अगर आप सिर्फ मेल लिखेंगे, कॉलर लगाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा। आपको मेल के साथ ये टू भी लिखना पड़ता है, तब ये आपका काम करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और यहाँ पे एक ईमेल आईडी लिखना होता है, जिस ईमेल आईडी पे आपको वो ईमेल भेजना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए? अगर कोई आप इनपुट बॉक्स बनाते हैं उसमें सिर्फ एक लाइन का लिखने का जगह मिलता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें आप कई सारे लाइंस लिख सकते हैं? तो वो होता है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने जितने भी MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें से कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगर आप जनवरी 24 पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी MCQ क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।